जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बार फिर पाकिस्तान की ताज़ा तरीन इक्तसादी, मुआशी या सियासी सूरत हाल के हवाले से एक और शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हमारा मौजू ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत है, जिस गर्दाब में फंसी हुई है। क्या इससे निकला जा सकता है? क्या पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर सकती है एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे हम कहते हैं अंग्रेजी में अबेरेशंस, यानी फॉर्मल मईशत के साथ साथ कुछ इनफॉर्मल, गैर रस्मी मईशत भी मौजूद है। उसमें एक तरफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जिसके तहत कुछ कई बिजनेस के इदारे, सरमाकार इंडस्ट्री उसके अंडर आती है। उसके साथ साथ फिर एक इनफॉर्मल सेक्टर है, उसमें शायद रियल एस्टेट भी शामिल है, वो अभी हम पता करेंगे इसका। और फिर इसके साथ एक ब्लैक इकोनॉमी है कि सेठ, हमारे यहाँ सेठ देके तो चढ़ा देते हैं, चैरिटी वो बहुत करते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते हैं। फिर एक और इकोनॉमी है, वो है जो कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन के तहत चल रही है। उनके इनके नीचे दर्जनों इदारे हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ काम कर रहे हैं। तो आज हमने शब्बर जैदी साहब को एक बार फिर जहमत दी है, फॉर्मर चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, चूंकि इन्होंने बहुत करीब से इन तमाम मामलात को देखा। और इसके साथ साथ जब टैक्स डिपार्टमेंट में थे तो उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। वो बकौल नूर आलम खान के, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, एक तकरीर में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में मसाइल बहुत है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जहां भी, जिस तरफ भी नज़र दौड़ाती है, मसाइल नज़र आते हैं। और हम जहां भी हाथ डालते हैं हमें पैगाम आ जाता है कि हाथ जरा होला रखें। सो वो एक पाकिस्तान शायद इस गर्दाब में भी फंसा हुआ है। तो शबर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइए कि जो मैंने अपने इब्तदाइये में बात की कि तीन तकरीबन मईशतें इस वक्त काम कर रही हैं, एक फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, फिर आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और आप फौजी फाउंडेशन के। तो इन तीन मईशतों की मौजूदगी में क्या मुल्क तरक्की कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात आपने बिल्कुल ठीक कही है कि ये तीनों मईशतें जो हैं वो एक दूसरे से compete करती हैं कारोबार के हद तक। तो एक मईशत को जब आप कह रहे हैं कि वो अपने ऊपर टैक्स दे, अगर आप, मैं मिनिमम भी लगा लेता हूँ 20%। तो अगर एक मईशत 20% टैक्स दे रही है और बाकी दो मईशतें 0% टैक्स दे रही हैं, तो फिर वो कंपटीशन नहीं बनता। और जो मईशत टैक्स दे रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जाएगी। एक तो ये उसकी कॉस्ट है कि वो टैक्स की कॉस्ट दे रहा है 20%। और उसके अलावा वो जो हैरेसमेंट, जो वो उसकी जो जो सख्तियां बर्दाश्त कर रहा है, वो एक अलग चीज है। तो दो चीजें हो गई, एक तो कॉस्ट हो गई और एक उसकी जो हैरेसमेंट है और तकालीफ है वो बर्दाश्त कर रहा है। तो पाकिस्तान जो है वो ग्रेजुअली, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ग्रेजुअली डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। कोई एग्जैक्ट तो पैमाना नहीं है कि हम कैलकुलेट कर सकें कि पाकिस्तान में अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है और डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कितनी है। मगर एज ए चेयरमैन एफबीआर, एज ए प्रोफेशनल, मैं इसको जानता हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और अगर पाकिस्तान की मीशत जो आज रिपोर्टेड है वो तकरीबन 390 के करीब देते हैं $1 बिलियन, ये मेरे हिसाब से 450 से ऊपर है। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बड़े मतलब जिसे कहते हैं कि उसमें चली गई है और ये कंपटीशन करी। तीसरी जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर है, और पब्लिक सेक्टर आर्मी का है बेसिकली इस वक्त। और आर्मी के कुछ इदारे हैं जो टोटली कमर्शियल एक्टिविटी में काम करते हैं। जैसे उसमें FWO है, जैसे उसमें NLC है, और उनके इदारे हैं। आर्मी के इदारों की दो शक्लें हैं। एक वो शक्लें हैं जो टैक्स देते हैं, जैसे फौजी फर्टिलाइजर है या फौजी सीमेंट है, ये टैक्स देते हैं। मगर जो इदारे आर्मी के, जैसे कि NLC है, जैसे FWO है, और उनके और बहुत सारे इदारे हैं, जो CSD स्टोर्स हैं, जो बहुत सारे इदारे हैं जो ऑपरेट करते हैं, मगर वो इनकम टैक्स नहीं देते क्योंकि वो आर्मी का हिस्सा है। तो ये इतने बड़े साइज में एक आर्मी की कमर्शियल एक्टिविटी जो है वो जस्टिफाई नहीं की जा सकती। अब उसमें उसको किस तरह एंगेज किया जाएगा,
ये एक बड़ा सवाल है, और ये आइंदा सवाल आएगा। और मैं इस पे बिल्कुल समझता हूँ कि FWO है या NLC है, आदमी को चाहिए कि उसको कॉर्पोरेटाइज करें, एक कंपनी बनाएं कंस्ट्रक्शन की। ठीक है, जिस तरह वो चलाते हैं चलाएं, मगर वो टैक्स दे पाकिस्तान में। सिमिलरली अगर लॉजिस्टिक पे काम करना है NLC में, तो जरूर करें। इस तरह उन्होंने बैंक बनाया, अस्करी बैंक बना लें, लॉजिस्टिक कंपनी एक, और चलाएं। तो ये एक बुनियादी सवाल है। ये कोई आर्मी और सिविल का झगड़ा नहीं है, ये एक सिंपल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक इक्विटी है। क्योंकि अगर वो, या तो वो कमर्शियल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले, अगर वो कमर्शियल एक्टिविटी में कम्पीट करते हैं, तो उन जब वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ऑफर करेंगे, अगर एफडब्ल्यू कहेगा कि मैंने मैंने ये सड़क बनानी है, और एक प्राइवेट सेक्टर कहेगा मैंने सड़क बनानी है, प्राइवेट सेक्टर की कॉस्ट कुछ और आएगी, FWO की कॉस्ट कुछ और आएगी, इसको सेटल करना पड़ेगा। ये इस तरह चल नहीं सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारी मईशत में एक बहुत बड़ा हिस्सा बहरिया टाउन, DHA, इस किस्म की बड़े बड़े रिहायशी स्कीमें हैं। अब इनका हमारा कंट्रीब्यूशन कौमी मईशत में, टैक्सेशन में क्या है? देखिए, ये एक पाकिस्तान का, मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान का माशी नासूर है। उसकी दो शक्लें हैं। ये पाकिस्तान का माशी नासूर इस तरह है कि ये पार्किंग लॉट है अनटैक्स मनी को पार्क करने के लिए। ये जो आपके पास पैसे हैं, जो आपने कहीं से कमाए हैं, जो कि देखें, हर आदमी जो पैसा कमाता है उसे कहीं ना कहीं पार्क करना होता है, कहीं जाके उसको छुपाएगा। ये उसके छुपाने के तहखाने हैं बेसिकली, कि आपने जाकर उसको, उसके प्लॉट ले लिए, किसी के नाम से भी ले लिए, आपने बुक करा दिए, और प्लॉट आपका बहरिया टाउन में बुक हो गया। अब आप उस प्लॉट को अपने रिटर्न में दिखाते हैं, नहीं दिखाते, किसके नाम है किसी को नहीं पता। ठीक है, तो आपने एक्चुअली एक एक चीज क्रिएट कर दी है कि आप इसको समझें, ये बैंक बैंक के लॉकर्स हैं बेसिकली, कि आपके 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 नाजायज पैसे को लॉक करने के लिए आपने ये एक जगह बना दी है। अच्छा, मगर इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, क्योंकि हमारे माशरे में कोई प्रॉपर हाउसिंग स्कीम नहीं आती, तो ये उसको फिल कर देते हैं, क्योंकि ये हाउसिंग स्कीम ले आते हैं, DHA है, बैरिया है, तो ये उसको फिल कर। मगर ये सब चीजें जो हो रही हैं, हाउसिंग स्कीम जो हो रही है, ये अपर मिडिल क्लास के लिए हो रही है, मिडिल क्लास के लिए हो रही है। गरीब आदमी की हाउसिंग कोई नहीं देख रहा, तो इनका कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है। बैरिया टाउन कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है पाकिस्तान में। ठीक है, वो अपर मिडिल क्लास की एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है हाउसिंग की, मगर उस, ठीक है, उससे इकोनॉमी की एक्टिविटी चल रही है, मगर जो बुनियादी मसला हाउसिंग का है पाकिस्तान का, वो उसको हल नहीं कर रहे। वो तो सिर्फ कैटर करते हैं अमीर लोगों को, या अमीर से भी अमीर लोगों को, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसकी तो ये कोई मतलब जो कुछ हमारे यहाँ। अच्छा, और इस पूरे सिलसिले में, उस पूरे किस्से में, उस पूरे सिस्टम में कोई टैक्स नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट के पास कोई प्रॉपर टैक्स नहीं आ रहा है। तो ये जो पूरा हाउसिंग DHA प्रोजेक्ट, DHA का भी उसी में शुमार होता है। ये भी उसी में शुमार होता है, और ये सारा। मगर अब सवाल ये है ना इम्तियाज साहब, कि जब आपने पाकिस्तान में, कराची में या लाहौर में अपर मिडिल क्लास के लिए 1980 के बाद से कोई हाउसिंग स्कीम रिलीज नहीं की, तो लोग घर कहाँ बनाए जाके? देखिए ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को घर बनाना है, कहाँ जाके बनाए सिवाय DHA के? और कौन रह गया है? देखिए ना, बड़ा सवाल ये है लेकिन कि सवाल तो शहबाज जैदी साहब से ये नहीं है कि रिहायशी स्कीमें ना बनाई जाएं। सवाल तो यह है कि आया जो इदारे ये नहीं रिहायशी सर, स्कीमें नहीं बना रहे हैं नहीं वो नहीं, सवाल ये नहीं कह वो सकता। टेक देखिए मईशत आप, में कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि दुनिया नहीं नहीं भर में रिहायशी सर, स्कीमें हुकूमतें नहीं बनाती हैं, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर ही बनाता है। नहीं सर, देखिए, नहीं नहीं, यहाँ मैं थोड़ा आपसे डिसएग्री करता हूँ। रिहायशी स्कीमें हमेशा हुकूमतें बनाती हैं, क्योंकि एक बात याद रखेंगे, रिहायशी हुकूमत के लिए लैंड जो होती है हमेशा प्रोविंशियल गवर्नमेंट देती है। जमीन जो होती है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की होती है। प्राइवेट सेक्टर की जमीन पे रिहायशी स्कीमें नहीं बना करती आमतौर पर। तो पाकिस्तान में DHA के अलावा किसी की हिम्मत नहीं है कि वो जमीन हासिल कर सके। देखिए, दो ही आदमी है ना, बैरियर टाउन हासिल कर सकता है या DHA हासिल कर सकता है, बाकी हम तो कमजोर लोग हैं ना जी। हमें कौन कहाँ जमीन मिलेगी हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए? मेरा सवाल ये है कि मैं और आप अगर एक कंपनी बनाए जो हाउसिंग स्कीम बनाए, मुझे जमीन मिल जाएगी? आप बर्दाश्त कर सकते हैं? तो जमीन तो उन्हीं को मिलेगी ना पाकिस्तान में ताकतवर है।
तो अब ताकतवर है वो हाउसिंग स्कीम बना रहे हैं, उनको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, एक अलग सवाल है। वो एक अलग सवाल है कि उनको बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, वो अलग सवाल है। मगर सवाल ये है व्यास साहब, ये सवाल आप पब्लिक के सामने रखें कि कोई प्राइवेट सेक्टर के पास जमीन अवेलेबल होगी, मैं डीएचए की इसीलिए तो जमीन आपसे क्या? इसीलिए तो मैं आपसे यही तो मैं पूछ पूछ रहा रहा हूँ, बुनियादी ये तौर पे यही यही तो है मैं कि पूछ जो रहा हूँ कि यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि डीएचए की जमीन किस प्राइस पे ली है डीएचए ने, पेरे टाउन की जमीन किस प्राइस पे ली है पेरे टाउन ने, ये है ना कहानी। ये कहानी तो पब्लिक में कोई नहीं सुनता ना जी। यही तो मेरा मैं सवाल है जी कि मैं अगर मैं इसीलिए अगर आज आप इसीलिए मैं यही सवाल आपसे कर रहा हूं कि इनके हमें घर बनाने पे ऐतराज नहीं है, हूँ, लेकिन असल में वो डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से इन मेरी दोनों बात मुल्कों को एक गैर जरूरी एडवांटेज हासिल है। मेरी मेरी बात सुनो ना। आपका आपका लाहौर में जौहर टाउन बना था ना, कब बना था आखिरी जौहर टाउन? कब बना आखिरी जौहर टाउन? 80 में बना होगा, 90 में बना होगा। कि 25 अब साल क्यों नहीं 30 बना? साल पुरानी बात है। अब क्यों नहीं बन रहा नया टाउन गवर्नमेंट के लेवल पे? हलवा ग्वाल टाउन क्यों नहीं बन रहा? नया गुलबर्ग क्यों नहीं बन रहा? देखिए ये जो स्टेट जो है हाउसिंग से चली गई है और अमीरों के हाथ में दे दिया है और फौजियों के हाथ में दे दिया, ये कोई रास्ता तो नहीं है ना। देखिए आप बुनियादी सवाल को मिस कर रहे हैं। स्टेट जो है वो हाउसिंग से अलग नहीं हो सकती। स्टेट को चाहिए कि लैंड एक्वायर करे और वो लैंड एक्वायर करके पब्लिक की हाउसिंग स्कीम को दे। अलामा इकबाल टाउन है, गुलबर्ग है, मॉडल टाउन है, आपका गार्डन टाउन है, ये क्या चीजें हैं? ये सारे गवर्नमेंट के डेवलप प्रोग्राम है। कराची में नाजराबाद है, फेडरल बी एरिया है, गुलशन इकबाल है, ये किसने बनाया है? तो कहाँ गए वो सारे इदारे जो कि लैंड डेवलपमेंट किया करते थे? अब दो ही लोग करते हैं, ये वैली टाउन करता है या डीएचए करता है। तो फिर आपको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान में कौन हाउसिंग को रन कर रहा है। तो ये वो वैक्यूम को फिल कर रहे हैं ना। मगर वो वैक्यूम फिल क्या उन्हें करना है या आप अपने सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आएंगे क्या? नहीं, बुनियादी जी सवाल बुनियादी सवाल वो वहीं रह जाता है। बेशक वो खलापुर कर रहे हैं, डीएचए और बहरिया वगैरह, लेकिन क्या वो पाकिस्तान की मैशत में अपना उतना ही किरदार अदा कर रहे हैं जितना वो इदारे हैं जो कि बराह रास्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स भी देते हैं और जिनको मुसलसल एफबीआर निचोड़ रहा है। तो बाकी इदारे तो है ही नहीं ना, मैं यही तो समझा रहा हूँ आपको, बाकी तो कोई है ही नहीं। आप मुझे बताएं ना कि किसी इदारे ने पिछले 30 साल में गरीब आदमी के लिए हाउसिंग स्कीम अलाउ की हो या चली हो? नहीं चल रही ना। वो तो सब फ्रॉड चल रहे हैं ना, फाइलें बिकती है। तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि या डीएचए बनाएगी या बैरिया बनाएगी या आप लोगों की प्रॉपर्टियां, वो आते हैं प्लॉट बेचते हैं, बेचारे गरीब आदमी फाइलें लेके फिरते रहते हैं, कभी प्लॉट मिलता है कभी नहीं मिलता। मैं यही तो अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो अपनी हाउसिंग को आउटसोर्स कर दिया है डीएचए के पास, भेजे के पास या प्राइवेट सेक्टर के पास, जो लोग लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, ये पाकिस्तान की मैशत को तबाह कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रॉपर हाउसिंग मार्केट नहीं ला पा रहे। देखिए दुनिया में हाउसिंग स्कीम्स, दुनिया में हाउसिंग की शहर ऐसे नहीं बनते कि आपने कहा यार ठीक है अगले वाले 3 मरले खरीद के उसमें 4-5 लाइनें बना के नया टाउन बना दिया। ऐसे थोड़ी डेवलप होता है। आप देखिए पिंडी किस तरह डेवलप हो रहा है इस वक्त, इस्लामाबाद में क्या हो रहा है बेसिकली। ये सब तो तबाही हो जाएगी ना आगे जाके। ना कोई प्लानिंग है, ना कोई डेवलपमेंट है, ये तो नहीं हो सकता ना। क्या आप ये कह रहे हो कि आपने पाकिस्तान का हाउसिंग डीएचए बेरेडाउन को आउटसोर्स कर दिया है, गवर्नमेंट बाहर निकल गई है, फिर पाकिस्तान तो उनके हवाले हो गया ना, फिर बाकी हम तो फारिग हो गए ना सारे। क्या होगा? लेकिन आप ये भी देखिए कि जो जहां जहां पे हैं, चाहे वो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनकी तो स्कीमें 15-15 20-20 साल तक आपको प्लॉट पोजीशन ही नहीं मिलती है। जो इस्लामाबाद में हुआ है, जिस अंदाज से यहाँ पे एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, खासतौर पे। क्यों नहीं होती? सवाल ये है क्यों नहीं होती? आखिर ये G8 F8 आखिर उन्होंने ही बनाए ना, वो क्यों खराब हो गए? ये क्या वजह है कि वो खराब हो गए और डीएसए चल रही है? बताएं ना, समझाएं जरा मुझे। ये ये क्या वजह है? खुद हमें भी नहीं समझ आ रही, लेकिन बात वही आ जाती है कि डीएचए और बहरिया। दो बातें है ना। डीएचए टैक्स भी नहीं देती, तो वो इसलिए उनको एक टैक्स का एडवांटेज है, वो टैक्स भी देते हैं। और दूसरा, डीएचए के सामने जाके कौन खड़ा होगा? यानी डीएचए के सामने कौन खड़ा होगा सर? अच्छा, सवाल चलिए। ये है ना। तो इसके तो बुनियादी तौर पे हमने इस बात पे इत्तेफाक ये किया है। इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं
कि डीएचए और एक प्राइवेट सेक्टर को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जी, मैंने इसी वजह से आपसे ये सवाल पूछा कि जब तीन मतवाजी मईशतें चल रही हैं तो उसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, जो कि बराह रास्त फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर आता है, उसको फिर बराबर का मौका नहीं मिल रहा है, उसको बराबर लेवल हाउसिंग में फील्ड नहीं है। हाउसिंग में तो ये टोटल सामने आ गया ना। आप मुझे बताएं कि बैरियर टाउन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में गया था वो क्या था? वो यही केस था ना कि लैंड अलॉटमेंट ठीक नहीं हुई है, यही है ना। तो मैं भी बादशाह बन सकता हूँ लैंड, मैं आई कैन ऑल्सो बिकम लैंड लॉर्ड किंग बन सकता हूँ। मेरे पास भी अगर पॉलिटिकल एडवांटेज हो, जमीन अलॉट हो जाए, मैं बन जाऊंगा बादशाह। ठीक है ना, सिंपल है ना। आप इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आप मुझे 2 एकड़ अलॉट कर दे, 5 एकड़ अलॉट कर दे, मैं भी प्लॉट बना के बेच दूंगा। हम्म। सवाल ये है ना कि क्या इसमें इक्विटी है या नहीं है। जी, देखिए मतलब ये बुनियादी तौर पे जी बिल्कुल आपने सही कहा, मैं इसी पे फोकस करना चाह रहा था। और मैं आपको और क्लैरिफाई कर देता हूँ। आप जी, मुझे बताएं, ये लैंड रिक्लेम हो रही है कराची में समंदर से, ये डीएचए में क्यों जा रही है? डीएचए ज्यादा महफूज समझा जाता है इसलिए। यार तो किसकी जमीन है ये? ये नहीं नहीं, जो अगर जो कब्जा कर ले मेरे ख्याल है उसी की हो जाती है। नहीं, कब्जे की बात नहीं है सर। अभी सपोज करें कि मैं एक और जगह से रिक्लेम करता हूँ, वो जमीन तो सपोज करें सिंध गवर्नमेंट करती है, वो क्यों नहीं, सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं रिक्लेम करती? मेरा सवाल है कि रिक्लेम तो डीएचए कर रही है ना। मेरी बात समझे, यही काम सिंध गवर्नमेंट क्यों नहीं करती? रिक्लेम करे और प्लॉट बना के बेचे। उसमें तो मेरे ख्याल एक बड़ी बात समझ आती है कि क्या? डीएचए चूंकि फौज के नीचे है, तो लिहाजा सिंध की हुकूमत भी फौज को फैसिलिटेट करती है कि ना वो हमें छेड़े ना हम उन्हें छेड़ेंगे, और दोनों का माशाल्लाह कारोबार चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाउसिंग स्कीम हमेशा डीएचए के पास रहेंगी, ये कह रहे हैं आप? अब लगता तो यही है, आसार अब यही लग रहे हैं कि यही दो इदारे हैं मुल्क में रह गए हैं, दे विल ड्राइव द कंस्ट्रक्शन, लेकिन मुल्क की इकोनॉमी में इनका कोई मिनिमल रोल रहेगा। आपने बहुत पर्टिनेंट सवाल किया है ना ये, कि भाई मुझे ये बता दो कि फिर इसका मतलब है कि पाकिस्तान के हर शहर में जो नई हाउसिंग स्कीम आएगी वो डीएचए की होगी। मैं ये किसी फौज के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये फिर ये तो फिर आपने कह दिया ना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम के अंदर खत्म हो गई, अब ये काम पाकिस्तान में फौज को दे दिया गया है। तो यही कह रहे हैं ना आप? जी, मैं आपने जो अल्फाज कहे हैं, बज़ाहिर जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड तो यही लगती है कि बिल्कुल उनके नहीं उन्होंने इस तो फिर पे सुबह, नहीं तो सुबह डीएचए की ने गवर्नमेंट जिम्मेदारी को, ले ली है ना। देखिए जी, अच्छी हाउसिंग फराहम करने के लिए डीएचए ने, बैरियर टाउन ने जिम्मेदारी ले रखी है इस मुल्क में, तो फिर उनको करने दें। नहीं आपने, नहीं नहीं, ये आपने कैसे कह दिया कि वो नहीं कर सकते? सवाल ये है ना, देखो इम्तियाज साहब, सवाल ये है कि अल्लामा इकबाल टाउन बन सकता है, गुलबर्ग बन सकता है, ये क्या वजह है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, डीएचए छोटा प्लॉट क्यों नहीं बनाती? डीएचए ने कोई स्कीम बनाई है 100 वाली? पूछे उनसे, उनसे पूछे ना डीएचए वालों से कि उन्होंने कोई स्कीम बनाई है 100 गज के प्लॉट वाली? बनाई ना 100 गज की प्लॉट वाली स्कीम? नहीं नहीं, वो क्यों क्यों नहीं? बनाएंगे जी? वो तो उनका तो 100, जिनको 100 गज के प्लॉट की जरूरत होती है तो उनका तो बैरियर टाउन में और डीएचए में तो उनका कंसर्न ही नहीं है। प्लॉट वाला कहाँ जाएगा बेचारा? वो धक्के खाता रहेगा? क्या कह रहे हैं आप? आप क्या समझा रहे हैं? वो तो डीएचए की अगर कौमी इदारा है तो 100 गज का प्लॉट बनाए ना, 200 गज का बनाए। ये क्या है कि जो डीएचए में प्लॉट 500 गज से कम का नहीं होगा? बस ये 75 साल तो से वो गरीब आदमी तो बेचारा रोल रहा है ना, 75 साल से उसकी किस। नहीं, तो मुझे ये बता दें, जो इनका सिपाही होता है, फौज का आम सिपाही होता है, उसको प्लॉट, उसको क्या 1000 का प्लॉट मिलना चाहिए? हम उसको क्यों नहीं देते एक प्लॉट 100 गज का? एक सिपाही को 100 गज का प्लॉट क्यों नहीं मिलता, बताए मुझे। हाँ, उसको भी कुछ जरा या राजी तो उसको भी मिल सकती है जिस तरह जर्नैलों को मिलती है। तो नहीं चाहिए बेचारे को, मैं पूछ रहा हूँ। ये मुझे समझा दो, किसी बुलाओ ना डीएचए वाले को, उससे पूछो कि यार आपने ये प्लॉट 500 का क्यों रखा हुआ है, 100 वाला क्यों नहीं रखा? ये समझाए ना मुझे, ये खेल क्या है? देखिए चलिए। ये बात सुने इम्तियाज साहब, मेरी बात सुने, ये सिर्फ मैं कह सकता हूँ, कम लोग पाकिस्तान में कहेंगे। ये है एलिटिज्म, ये है पाकिस्तान का मसला। ये फौज का मसला नहीं है, ये एलिटिज्म है। यहाँ जो भी काम किया जाता है, चाहे वो फौज करे चाहे वो सिविल करें, ये सिर्फ अमीर के लिए होता है, गरीब के लिए कुछ नहीं होता। ये मुल्क बनाया ही अमीर के लिए गया है। ये सिंपल मिसाल है आपकी, मैंने बता दी आपको। मुझे किसी डीएचए में प्लॉट दिखा दो 250 गज वाला, अभी उन्होंने कराची में बनाए हैं
छोटे छोटे प्लॉट, वो एक आध छोटे मोटे लाइन लाइन कटी थी वो उसने तो बना दी है। बना क्यों नहीं बनाते? तो अगर अगर डीएचए ने टोटली कमर्शलाइज चलना है तो फिर वो compete करे ना मार्केट से इन द लैंड एक्विजिशन। देखिए मुझे भी जमीन मिल जाए ना बहुत अच्छी खाली फारिग, तो मैं भी महल बना दूंगा। चलें, तो आज बिल्कुल तो ये ना इसको, प्राइस। पूरी बहस को एक्चुअली आपने समो दिया है कि पाकिस्तान का ये मसला है इलीटिज्म का, यानी अशराफिया है, जो हमारी हुक्मरान अशराफिया है जिसने हुक्मरान नहीं है सर, हमारा माइंडसेट है। माइंडसेट। हमारा माइंडसेट है चलें। साहब, हुक्मरान नहीं है, हमारा दिमाग है। डीएचए के जो बंदे हैं वो कोई बादशाह नहीं है, वो भी ऑर्डनरी लोग हैं, मगर जब वो डीएचए में बैठते हैं उनको प्लॉट 500 का नजर आता है सिर्फ, उससे चलें। नीचे वाला प्लॉट उनको पसंद नहीं आता। ये बिल्कुल सही सवाल है कहा ना। आपने जी। आपसे बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने समंदर को कूजे में बंद कर दिया है। जो आपने कहा कि ये पाकिस्तान का मसला इलीटिज्म है और ये बुनियादी तौर पे माइंडसेट है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को इस इलीटिज्म से छुटकारा मिले जितना जल्दी मिल सके, ताकि इस मुल्क के जो गालिब अक्सरियत है आवाम की, उनका भी कोई फायदा, उनका भी कोई भला हो सके। आप अपना भी जहाज जारी रखिए, हम भी इस मसले को हाईलाइट करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी।